बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रोरमन जानी ला कि हर हफ्ता हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आए, लेकिन जानकारी लेवे कर आगे चलू हम रोरमन के दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना है लाभकारी। जल संकट से निपटने के लिए बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 2 लाख एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रत्येक जिले में लगभग 1400 एकड़ भूमि पर झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू सहित अन्य फलदार पौधे लगाकर बागवानी किया जाएगा। इस योजना से लाभुक किसान परिवारों को 3 वर्ष बाद 50,000 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी। आज देश के लगभग 255 जिले पानी की कमी का दंश झेल रहे हैं। इस जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल स्तर के सुधार, नदियों के संरक्षण, पेयजल संकट से निपटने, कृषि सिंचाई के लिए अधिक बेहतर उपयोग इत्यादि के लिए कार्य कर रही है, ताकि आने वाले समय में देश को पानी का संकट न झेलना पड़े। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। आज हम आ पहुँचे हैं पंडरा बाजार समिति में और आज हम जानेंगे मंडी के भाव में क्या कुछ है खास। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंडी भाव के बारे में और सबसे पहला जो हमारा अनाज है वह है मूंग। मूंग का अधिकतम दर है 8,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 9,200 रुपये प्रति क्विंटल। हम चना दाल की बात करें तो चना दाल का न्यूनतम दर है 6,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। चना की बात करें तो चना है 5,600 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। मटर की बात करें तो मटर का न्यूनतम दर है 4,800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का न्यूनतम दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम 1,300 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, चीनी की बात की जाए तो चीनी की न्यूनतम दर है 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,060 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। जोहार। कृषि समाचार में आज इतना ही। पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कृषि कार्य करें। आपसे आग्रह है, जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगा लें और जिन्होंने टीके के लिए हैं वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और खेती बाड़ी से संबंधित नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है।
जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि बरसात कर मौसम में पशुओं मन के देखभाल कैसे करल जाए। किसान भाई बहन मन, रोरमन पशुपालन करीला और बहुत सा किसान पशुपालन करे ना, मकिल बरसात कर मौसम में पशु मन कर देख रेख करना बड़ा मुश्किल होवेला, तनी कठिन कार्य होवेला, है नहीं। तो एक कठिन कार्य के आसान बनाए ले है। तो चलो रोरमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। बारिश के मौसम में पशुओं को कई प्रकार की बीमारी होती है, इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जानकार कहते हैं कि अगर उनका कोई पशु किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप विशेष ध्यान रखें। समय समय पर इस बात का ध्यान रखें कि पशु किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में। हमारे साथ वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे बरसात के दिनों में अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले पंकज जी, आपको दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार किसान भाइयों, नमस्कार। पंकज जी, बरसात का मौसम कुछ दिनों बाद आने वाला है, तो हमारे किसान भाई बरसात के दिनों में अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें? बहुत ही अच्छा कृषि दर्शन के तरफ से कार्यक्रम रखा गया है और विषय भी बहुत ही उपयुक्त है कि बरसात के दिनों में पशुओं का देखभाल कैसी करनी है और रखरखाव कैसी करनी है। तो किसान भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम के बाद जो मानसून आती है उसमें आर्द्रता काफ़ी होती है और वातावरण में तापमान भी काफ़ी होती है। तो ऐसे स्थिति में मानव जीवन और पशु जीवन दोनों को ही बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके जब किसान खेती किसानी शुरू करते हैं, जितने भी खरीफ का खेती करते हैं इसी मौसम में करते हैं और इस मौसम में पशुधन के बिना किसान को जो लाभ लेना है वो संभव प्रतीत नहीं हो पाता है। तो ऐसे में पशु का देखभाल करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। खास करके 3 चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। पहला तो है कि पशु का जो गौशाला है, बेड़ा है, उसका कैसे ठीक ठाक करें, कैसे उसका रखरखाव करें। दूसरा कि उसका पोषण का जो मिलना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका जो बीमारी है उसका बचाव करना चाहिए। बरसात के समय खुले में बंधे हुए पशुओं से दूध उत्पादन कम होने लगता है, अतः बरसात से पहले पशु आवास ठीक करवा लेना बेहद जरूरी है। अगर आवास की खिड़कियां टूटे हो तो उनकी मरम्मत करवा लेना चाहिए। अगर फर्श उखड़ा हो तो वहां चूना या सीमेंट लगवा कर जगह समतल बना दें ताकि वहां बरसात का पानी इकट्ठा ना हो। किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, पानी का ठहराव बहुत जगह पे हो जाती, तो ऐसी स्थिति में बाड़ा या गौशाला जो बनाएंगे, जो पशु जहाँ पे रखते हैं उसको ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। दूसरी बात है कि उसको सूखा रखना चाहिए, जो उसमें फर्श है उसको सूखा रखें, उसको गीला नहीं रखना चाहिए। खिड़की और उसका जो दरवाज़ा है वातावरण का हवा आर पार होना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। और गौशाला के चारों तरफ जो झाड़ियाँ है उसको काट देना चाहिए और जो दीवार में चाहे फर्श में जो छेद होते हैं, चाहे दरारें पड़ गई हैं, उसको चूना से चाहे या अगर हम लोग सीमेंट से करें तो उसको हम लोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, गोजर इत्यादि आने का संभावना बढ़ जाता है। और दूसरा है कि जब कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा तो उसको शरीर में हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे में DDT का छिड़काव कर देना चाहिए
और कीटनाशी दवा का भी छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि इससे रोकथाम हो सके। जानकार कहते हैं कि पशुओं को गीलापन पसंद नहीं होता, इसीलिए वे बरसात में पक्की सड़क या सूखी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कीचड़ में रहने से उनके खुरों में, विशेषकर संकर पशुओं के खुरों में छाले हो जाते हैं, जो बाद में फट जाते हैं, जिन्हें अल्सर कहते हैं। कीचड़ लगा हुआ जो घास है उसको नहीं खिलाना चाहिए। मटमैला जो पानी, बरसात के दिनों मटमैला पानी, गंदला पानी जो तालाब में, नदियाँ में आ जाता है, उस पानी को पशुओं को नहीं पिलाना चाहिए। पशुओं को जब भी पानी हम लोग पिलाएं तो साफ़ सुथरा पानी पिलाएं, चापानल का पानी पिलाएं, कुएं का साफ पानी पिलाएं, नल का पानी पिलाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो खान पान में जो आहार में ध्यान देना चाहिए, तो 60% हम लोग हरा चारा खिलाते हैं और 40% सूखा चारा देते हैं। तो इसमें देखिएगा हरा चारा में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के समय में हरा चारा अधिक मात्रा में पाया जाता है और आसानी से मिलता है। लेकिन हरा चारा में इस मौसम में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और पोषक तत्वों की कमी ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग सूखे चारा से उसको मिलान करना चाहिए। कुट्टी जब हम लोग काटेंगे तो पुआल का कुट्टी उसमें मिला दें, और जो 1 किलो जो दूध दे रही है, मान लीजिए गाय 1 किलो दूध दे रही है, तो उसको 300 ग्राम का मात्रा में उसको सूखा चारा मतलब दाना मिश्रण देना चाहिए। अगर भैंस कोई पाल रहे हैं, जो दुधारू भैंस को पाल रहे हैं, तो उसको 400 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से दाना मिश्रण देना चाहिए। बरसात के मौसम में सबसे जरूरी बात है कि दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन करना, और इसमें सबसे पहला उपाय है बचाव के तौर पर पशुओं का टीकाकरण करना, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके चारा ग्रहण में कमी हो जाती है और उससे उनके दूध उत्पादन में भी कमी होने लगती है। जैसे अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इस मौसम में हम लोग HSBQ का टीकाकरण कर देते हैं, तो खरीफ का जो नुकसान होता है, जो खरीफ के समय जिस समय खास करके रोपा शुरू हो जाता है, उस समय जब गोलाघट्टू हो जाता है, लंगड़ा बीमारी हो जाता है, उस समय आपको 10 से 12 दिन का वो बीमारी ले लेता है। तो 10 से 12 दिन के टाइम में अगर रोपा नहीं हो पाता है तो समय आगे निकल जाता है, जिससे आपको उत्पादन में कमी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अभी से हम लोग को उसका ध्यान देना चाहिए और टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। दूसरा है कि जो बकरी पालते हैं, जो किसान बकरी पाल रहे हैं, इस मौसम में PPR का टीका जरूर करा दें और निमोनिया का भी टीका करा दें। और जो बकरी पालक हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए, जो बकरी पिछवाड़ा में हम लोग रखते हैं, या तो घर में भी रख रहे हैं, गौशाला उसका बनाए हैं, तो बांस का 1 फीट के ऊपर में 2 फीट का चौड़ाई में बांस का ये बना देना, पटरा बना देना चाहिए, और उसके ऊपर में बकरी को रखना चाहिए और बकरी के बच्चा को, जिससे कि निमोनिया से उसको बचा जा सकता है। तो किसान भाई बहन मन एखन रोरे मन देख ली कि बरसात कर मौसम में पशु मन कर देखभाल कैसे करल जाए, है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरा जानकारी की ओर। दूसरा जानकारी ये भी बहुत सुंदर है कि बैगन में लगे वाला रोग और कीट प्रबंधन कर बारे में। अब देखो बहुत किसान भाई बहन मन बैगन कर खेती करे ना, और खेती करे ना तो कर नुकसान हो जाएला। बहुत आदमी मन बैगन किने जाए ना, मगर वहाँ जाए के सुंदर सुंदर बेस बैगन किने ला, टेढ़ा मेढ़ा काना कुतरा बैगन नहीं किने ला, है नहीं। ओकर से का होवेला कि किसान भाई बहन के नुकसान होवेला। अब बैगन में कीट लग गलक, रोग लग गलक, तो रोग लगल से का होवेला, बैगन टेढ़ा हो जाएला, सूख के गिर जाएला, तो किसान भाई बहन के नुकसान होवेला। तो नुकसान से अगर बचे के है तो चलू हमरा और उनके सीधे लेके चलत ही हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी, ताकि हमारे किसान भाई बहन मन के नुकसान ना होवे, है नहीं। साथियों जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं ICAR पलांडू में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर AK झा से, और इनसे जानेंगे कि बैगन में लगने वाले कीट और उनके रोगों के प्रबंधन के बारे में। बैगन में जहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैगन में लगने वाले कीट और रोग, जो झारखंड में कौन सा रोग और कीट लगता है, तो जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि बैगन एक सोलनेसियस वर्ग का एक पौधा है, जिसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे बीमारी और कीट इसमें लगते हैं।
तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से बीमारी और कीट लगते हैं एवं उनका हम प्रबंधन कैसे करेंगे। जहाँ तक बीमारी की बात है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी होने के कारण यहाँ पर बैक्टीरियल विल्ट जो है झारखंड के 70% इलाके में बैक्टीरियल विल्ट जो है सो बैगन में लगते हैं। बैगन के अलावे और भी अन्य सब्जी जो कि सोलनेसियस वर्ग में आते हैं उसमें लगते हैं। अब जहाँ तक कि बैक्टीरिया का समस्या है, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है, तो सबसे पहले इसको पहचानना बहुत आसान है। आप अगर पौधे को उखाड़ेंगे और जड़ से काट करके हटा देंगे और तने को थोड़ा सा तिरछा काट के अगर उसको सफ़ेद गिलास में, शीशे के गिलास में पानी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बैक्टीरियल ऊज निकलता है। तो आप समझ पाएंगे कि यह बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया के चलते, जीवाणु के चलते ये बीमारी है, जिसमें कि मुख्य रूप से रेल्स्टोनिया एक बैक्टीरिया है जिसके चलते ये होता है। अब है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। इसके प्रबंधन के लिए जैसे बैक्टीरियल विल्ट अगर खेत में लग जाता है तो इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर लगा हुआ है तो हम अगर उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जो है सो केमिकल ट्रीटमेंट भी हम किसान को सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि इस मिट्टी में बार बार बैक्टीरियल विल्ट लगता है तो हम किसानों को बोलते हैं कि पहले से उसमें खेत में पहले से प्रबंधन करना चाहिए ताकि बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी आपको कम लगे। जैसे कि अगर बैक्टीरिया लग गया है पौधे में और आपको बचाना है तो उस समय हम किसान को तुरंत बोलते हैं कि ड्रेंचिंग करनी, किसी केमिकल से ड्रेंचिंग करने के लिए, जिसमें कि सब लोग जानते होंगे जैसे स्टेप्ट्रोसाइक्लिन एक केमिकल है जिसको कि हम 6 ग्राम का एक पैकेट आता है, उस 6 ग्राम को पैकेट को 40 से 50 लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो बीमारी कम हो सकता है। इसके अलावे जो है सो दूसरा केमिकल जैसे कि कैसुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये भी मार्केट में उपलब्ध है और ये भी बहुत अच्छा दवा है। इससे भी हम किसान भाइयों को ड्रेंचिंग करने के लिए कहते हैं। ये तो तुरंत समाधान है, लेकिन इससे पूरी तरह की जो है सो आपका पौधा बच नहीं सकता है। इसके लिए जो है सो किसान भाई को हम शुरू से खेती जब स्टार्ट करते हैं, बैगन की खेती जब आप शुरू करेंगे तो शुरू से खेतों का प्रबंधन, बीज का प्रबंधन, बिचड़ा का प्रबंधन करने के लिए कहते हैं। अब जहाँ तक खेत का प्रबंधन है तो आजकल सभी लोग जो है सो रासायनिक दवा का उपयोग करने से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में हम किसान भाइयों को हमेशा कहते हैं कि आप अपने खेत को जो है सो मिट्टी को जो है सो ट्राइकोडर्मा आजकल बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। हमारे रिसर्च स्टेशन प्लांडू में भी उपलब्ध है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है। और ट्राइकोडर्मा का कई सारी प्रजाति है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, उस ट्राइकोडर्मा स्पाइरलम, कई प्रजाति है जिससे कि आप मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। किसान भाई जब आप खेत की जुताई करते हैं तो उसी समय आपको मिट्टी में मिला करके और खेत की जुताई करना है इस ट्राइकोडर्मा को। उसका एक अलग तरीका है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे जो है सो हम जो है सो आप बीज उपचार, अगर मान लीजिए मिट्टी का उपचार करना तो अवश्य है। मिट्टी का उपचार आप बार बार करेंगे तो 1-2 साल में मिट्टी आपका जो है सो बैक्टीरियल विल्ट से का प्रभाव उसमें कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत उस पर खेती कर रहे हैं, बैगन का खेती करने जा रहे हैं, तो केमिकल उपचार अगर नहीं करना है तो ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज उपचार की मात्रा जो है सो 8 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से करेंगे। इसके अलावे जो है सो पौधा का, बिचड़ा का, जब आप नर्सरी में बीज लगाए हैं और वो बिचड़ा जब 25-30 दिन का हो जाता है, जब आप उसको खेत में डालने लगते हैं, खेत में लगाने जाते हैं, तो उस समय बिचड़ा का उपचार भी ट्राइकोडर्मा से करना चाहिए, जिसका कि 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके बिचड़ा को उसमें रख करके आप खेत में लगा सकते हैं। मिट्टी का उपचार का जो हम बात कर रहे थे, मिट्टी का उपचार भी करने के लिए किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ का खेत है तो 1 एकड़ के खेत में करीब 40 केजी जो है सो कंपोस्ट किसान भाई को लेना चाहिए। वो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, गोबर का पुराना जो है 1 या 2 साल पुराना गोबर का खाद भी ले सकते हैं, और उसमें जो है सो करीब 2 केजी ट्राइकोडर्मा का मात्रा जो है सो गोबर के साथ मिला करके, उस गोबर जो है या वो जो वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर रहे हैं उसको कहीं छाया में रख करके उसको थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें दे करके और 2 केजी ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके आप उसमें ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार कर लेंगे। इस ट्राइकोडर्मा का कल्चर जब आप खेत में जुताई के समय जब अन्य खाद डालेंगे, जब आप गोबर का खाद खेत में जुताई के समय डालते हैं तो उस समय मिला करके डाल करके खेत में छोड़ देना चाहिए। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा जब भी आप खेत में अप्लाई करेंगे तो खेत में नमी होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जैविक उपाय अगर नहीं संभव है, ट्राइकोडर्मा अगर नहीं मिल रहा है, तो
किसान भाइयों को ज़रूर केमिकल से उपचार करना चाहिए। और केमिकल में जैसे कि हम नाम ले रहे थे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से बीज उपचार करना चाहिए और उससे बिचरा उपचार का भी किसान भाइयों को सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप खेती करेंगे, सही समय पर आप दवा का या कोई भी जैविक दवा का उपयोग करेंगे तो आपका बैक्टीरियल विल्ट ज़रूर कम होगा। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी जो है वो हमारा फोमोप्सिस ब्लाइट लगता है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि फल जो है फल सड़ जाता है। उसमें जो है सो शुरू में आपको ब्राउन कलर का स्पॉट दिखेगा, उसके चारों ओर हल्का येलो कलर का स्पॉट दिखता है। ये जो है सो पत्ते में भी दिखते हैं, तने पर भी ये स्पॉट दिखते हैं और ये भी फोमोप्सिस नामक फफूंद के कारण होता है। ये जो है सो ये बीमारी भी जो है सो जब आप बिचरा तैयार करते हैं, बिचरा स्थल से लेकर के खेत में काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है। खेत में देखेंगे कि जो ज़मीन से सटा हुआ, जहाँ मॉइस्चर है, नमी है, ज़मीन से सटा हुआ फल जो है वो फल में फोमोप्सिस, वो फल पूरा सड़ जाता है। तो इसके लिए भी किसान भाई को सलाह देते हैं कि इसके लिए भी बीज उपचार सबसे उपयोगी है। आप बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से करें, बीज उपचार जो है सो कार्बेंडाजिम फफूंद आता है उससे करना चाहिए। तो देखो आज रोड के 2 जानकारी मिलक। एगो जानकारी मिलक कि बरसात में पशु मन कर देखभाल कैसे करल जाए और दूसर कि बैगन में कीट प्रबंधन कैसे करल जाए, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन अगर इस जानकारी को रौठीन है या हमारे इसको जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह मेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।